हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। माय डियर, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बैलेंस शीट के फॉर्मेट के बारे में डिस्कशन किया था। मैं सही बताऊं आपको, बैलेंस शीट के फॉर्मेट के बारे में क्या मैंने 3 वीडियो में आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बांटा था। पहली वीडियो में बैलेंस शीट का फॉर्मेट कराया था, दूसरी वीडियो नोट्स टू अकाउंट्स और तीसरी वीडियो में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बेसिकली सेकंड वाली वीडियो जो है नोट्स टू अकाउंट्स वाली, वो थोड़ी ख़राब हो गई, वो चल नहीं रही, पता नहीं क्यों। अब मुझे इतना, जैसे बताया आपको, मुझे इतना टेक्निकल एक्सपर्ट तो मैं हूँ नहीं, तो इस वजह से अब मुझे इसकी दोबारा वीडियो बनानी पड़ रही है। ठीक है जी। तो वैसे मैं कल वीडियो ऑलरेडी इन तीनों की बना चुका था, एक अपलोड भी कर दी है और बाकी एक ही अब अपलोड कर दूंगा और बाकी तीसरी तो है ही तैयार। ठीक है जी। तो कुल मिला के आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप को, नोट्स टू अकाउंट्स। मतलब जब कोई चीज कंसोलिडेट फिगर में आपको लिखनी हो, मतलब कंसाइज फॉर्म में, मतलब अगर शेयर कैपिटल की बात करो तो शेयर कैपिटल भी तो कई प्रकार के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर, खैर 2 ही होते हैं, लेकिन इसमें कॉल्ड अप, पेड अप, ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड वगैरह वगैरह ये सारे होते हैं। तो इनको कैसे शो करोगे? वहां पर तो एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है शेयर कैपिटल, उसके आगे आपको अमाउंट लिखनी होती है, आप कंसोलिडेट अमाउंट लिख दोगे। लेकिन उसके बाद इसके अगर बाइफर्केशन की बात करें कि कितने प्रेफरेंस शेयर्स थे, कितने इक्विटी शेयर्स थे, कितने फॉरफिटेड हैं, क्या नहीं, इन सब चीजों के बारे में आज डिस्कशन करते हैं। तो माय डियर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट से शेयर कैपिटल। तो माय डियर आपको पता है शेयर कैपिटल की शुरुआत आपकी ऑथोराइज्ड से होती है। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, उसके बाद आपका इशूड होता है, उसके बाद आपका सब्सक्राइब्ड होता है, उसके बाद आपका कॉल्ड अप होता है। बात समझ में आती है? इसके बारे में अगर आप किसी को डिटेल में नहीं पता तो माय डियर कंपनी अकाउंट्स की वीडियो देख लें, इश्यू ऑफ शेयर्स वाली, तो उसके अंदर आपको सब दिख जाएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसमें मैंने डिटेल में बता रखा है कि ऑथराइज क्या होता है, इशूड क्या होता है, सब्सक्राइब्ड क्या होता है, कॉल्ड अप क्या होता है, पेड अप क्या होता है, कॉल्स इन एडवांस। बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन है वहां पर, तो यहां टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बस ये मान के चलिए कि ऑथराइज्ड आपकी मैक्सिमम शेयर कैपिटल होती है, कंपनी कैन इशू इन इट्स होल लाइफ, अपनी जो शेयर कैपिटल इशू करते हैं। तो अगर आपको ऑथराइज दे रखा है, पहली बात तो होता ही है, अगर नहीं दे रखा तो आप डायरेक्ट यहां से शुरू करेंगे, लेकिन अगर दे रखा है तो आप पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल लिखे। कितने शेयर्स हैं? मान लो 10,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक, तो कैसे लिखेंगे? 10,000 शेयर्स कितने रुपए का एक है भाई साहब? 10 रुपए का एक। तो फेस वैल्यू कुछ भी हो सकती है, फिक्स तो है नहीं, तो इसीलिए मैंने एक्स 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 करके लिख दिया कि एक्स 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 इक्विटी हो या प्रेफरेंस। जब भी मैं शेयर्स की बात करता हूं तो इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आ जाते हैं इसके अंदर, तो आप इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों डालेंगे। तो यहां पर आपने कैलकुलेट करके, जैसे कि मैंने अपने एग्जांपल में कहा 10,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक, तो टोटल 1 लाख रुपए हो गए, तो 1 लाख रुपए दोनों साइड लिखा और टोटल यहां पे लिख डाला। बात समझ में आती है? उसके बाद आपके इशूड, मैंने कहा कि मान लीजिए आपके पास ऑथोराइज्ड में 10,000 शेयर्स थे, पर आपने इशू कितने किए? मान लीजिए 9,000 शेयर इशू किए। उसमें सब्सक्राइब कितने हुए? मान लीजिए 8,000 शेयर सब्सक्राइब हुए। बात समझ में आती है? तो इस केस में अगर इस तरीके से दे रखा है तो माय डियर, जैसे आपने ऑथोराइज्ड का ही बनाया, ऐसे यहां पर इशूड का बनाओगे, फिर उसका टोटल करोगे, फिर सब्सक्राइब्ड का बनाओगे, फिर उसका टोटल करोगे। ठीक है जी। तो फिलहाल मैंने सब कंसोलिडेट करके लिखा है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो कैसे लिखेंगे? इशूड, सब्सक्राइब्ड, पेड अप। वही आपके कितने शेयर्स हैं, प्रेफरेंस हो चाहे इक्विटी, और कितने रुपए का एक फेस वैल्यू। यहां लिखा ये प्रीवियस ईयर फिगर है, सॉरी ये करंट ईयर फिगर है, प्रीवियस ईयर फिगर है, तो आपने टोटल किया, बात खत्म। लेकिन मेन खेल आपका यहां से शुरू होता है, मतलब कितने आपने कॉल्ड अप किए। भाई साहब जितने बिके हैं उससे लेना देना थोड़ी ना, आपने मांगे कितने हैं, जितने आपने मांगे हैं आप यहां लिखें। जो पैसा आपको मिला नहीं उसको हम क्या कहते हैं? कॉल्स इन एरियर्स। तो कॉल्स इन एरियर्स ऑब्वियसली इसमें से माइनस होंगे, और शेयर फॉरफिटेड अमाउंट जो होती है वो इसमें क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। क्लियर है ये बात? अब बात आती है कि यार कॉल्स इन एडवांस का क्या होगा? कॉल्स इन एडवांस का क्या होगा? तो माय डियर कॉल्स इन एडवांस के बारे में मैंने आपको कल बताया भी था। मैंने कहा था जब मैं शेयर कैपिटल वाला हेड बताऊंगा, मतलब नोट्स टू अकाउंट्स बताऊंगा, उस टाइम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो बेटा कॉल्स इन एडवांस क्या है? मैंने मांगी नहीं है, मतलब ड्यू नहीं हुई, और मेरे पास पैसा पहले ही आ गया, तो माय डियर जब तक वो ड्यू नहीं होती तब तक मेरे लिए वो लायबिलिटी है। और ड्यू कब होगी माय डियर? वो ड्यू कब होगी? ऐसा तो है नहीं 2-3 साल बाद ड्यू होगी, मुश्किल से 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने या 6 महीने, इससे वहां थोड़ी ना आप ड्यू करते हो। किसी भी कॉल के बीच में आप कितने भी क्वेश्चंस आपने देखे हो, 6 महीने से ज्यादा अंतर नहीं देखा होगा आपने। तो कुल मिला के जो इतना डिफरेंस जो होता है वो 1 साल से ऊपर नहीं है। और ये तो मैं पढ़ाऊंगा भी आज, लेकिन
11th क्लास से पढ़ाता हुआ आ रहा था कि माय डियर अगर 12 महीने से ऊपर है तो नॉन करंट, मतलब आप पुराने समय की बात करो 11th क्लास की बात करो, वहाँ लॉन्ग टर्म शब्द का इस्तेमाल करता था मैं किसके लिए, लाइबिलिटी के लिए, और यहाँ पर अब नॉन करंट लाइबिलिटी शब्द का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है जी, जो मैंने बताया भी आपको पिछली वीडियो में। तो उसी स्थिति में माय डियर मैंने क्या, कॉल्स इन एडवांस जो थे आपके ये करंट लाइबिलिटी में शो होते हैं, किसी भी स्थिति में वो 12 महीने से ऊपर नहीं जाते, 2 महीने 3 महीने 4 महीने में ड्यू हो जाते हैं, और जैसे ही ड्यू हो जाएंगे तुरंत वो कहां, आप रिसीव उसमें इनकम साइड में डाल दोगे, रिसिप्ट साइड में डाल दोगे। लेकिन फिलहाल जब तक आप ड्यू नहीं करते तब तक ये बैलेंस शीट में शो होंगे किस तरीके से, ये करंट लायबिलिटी के तौर पे शो होंगे। मेरे ख्याल से ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो आप यहां टोटल लगाएंगे, शेयर कैपिटल का हेड खत्म। दूसरा आया आपका रिजर्व एंड सरप्लस। माय डियर रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है, प्रॉफिट ही होता है, प्रॉफिट ही होता है, चाहे इस साल का प्रॉफिट हो चाहे पिछले कितने भी साल का प्रॉफिट हो, कंपनी में जो भी प्रॉफिट है उन सबको इसके अंदर डालो, किसी भी प्रकार के रिजर्व हो वो सारे ही आपके प्रॉफिट हैं। तो वो सारे के सारे यहां आने वाले, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। माय डियर एक होता है कैपिटल रिजर्व और एक होता है जनरल रिजर्व। इन दोनों के बारे में वैसे तो मैं आपको कई बार बता भी चुका हूं, पर फिर भी आपको एक बार बता देता हूं कि कैपिटल रिजर्व पैसा मैंने जोड़ा किस चीज के लिए, मतलब मेरे को प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा मैंने बचा के रख लिया अपने पास। क्यों रख लिया, एक तो मुझे कैपिटल एक्विजिशन के लिए, इन द सेंस मान लीजिए मुझे फ्यूचर में कोई मशीन खरीदनी है, मशीन मान लीजिए 10 लाख रुपए की थी, अब 10 लाख रुपए मुझे 10 साल बाद खरीदनी है मशीन, और 10 लाख रुपए एकदम इकट्ठा करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्या करता था, मैं 1-1 लाख रुपए हर साल जोड़ता रहता था। तो अपने प्रॉफिट में थोड़ा मतलब 1 लाख रुपए निकाल के रख लेता था एक जगह कि भैया 10 साल बाद जब मुझे रिक्वायरमेंट होगी तो 10 लाख रुपए मेरे पास पूरे के पूरे होंगे। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कैपिटल रिजर्व, जो हमने पैसा जोड़ रखा है। और जनरल रिजर्व क्या है कि माय डियर आपको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट बचा के आपने रख लिया, बाकी सबका डिविडेंड बांट दिया, लेकिन कुछ प्रॉफिट बचा के आपने रख लिया अपने पास कि भैया अगर कोई जरूरत पड़ गई, इमरजेंसी सिचुएशन है, भाई बिजनेस है, बिजनेस में इमरजेंसी कैसी भी हो सकती है, अगर आपको कोई इमरजेंसी होती है तो उस केस में क्या करोगे, तो उसी केस के बारे में कहा गया है कि उस पैसे को आप जनरली किसी भी जगह आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो इसलिए वो होता है जनरल रिजर्व। ठीक है जी, तो ये भी आपका यहीं पे आएगा। इसके बाद कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। माय डियर जब आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करते हो, इक्विटी तो रिडीम नहीं होते, प्रेफरेंस शेयर्स को जब रिडीम करते हो तो एक रिजर्व बनाना पड़ता है, इसको बोलते हैं सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। चूंकि आपके सिलेबस में नहीं है इस वजह से मैंने पढ़ाया भी नहीं है। कंपनी में केवल और केवल आपके डिबेंचर के इशू तक का है और शेयर्स के इशू का है, फॉरफीचर वगैरह है, री इशू है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन का टॉपिक आपके सिलेबस से हटा दिया गया, यहां तक कि डिबेंचर के रिडम्पशन का टॉपिक भी हटा दिया गया है। ठीक है जी, पहले डिबेंचर का रिडम्पशन भी हुआ करता था, तो जब आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करते हो तब आपको एक रिजर्व बनाना पड़ता है, इसको बोलते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कंपनीज एक्ट 2013 का प्रोविजन है, ये लायबिलिटी है, आपको बनाना ही पड़ेगा, आप इससे बच नहीं सकते। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व ये भी बिल्कुल इसी तरीके से है कि जब आप डिबेंचर्स को रिडीम करते हो तो आपको एक प्रॉफिट बनाना पड़ता है, जिसका एक रिजर्व बनाना पड़ता है प्रॉफिट में से, जिसको हम बोलते हैं डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डीआरआर। रिवैल्यूएशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये पॉइंट देखो काम का है, प्रॉफिट एंड लॉस। माय डियर दो चीज है, इसको जरा मैं रब कर देता हूं, इसमें तो शायद काम की अब चीज नहीं है, इसे हटा देता हूं, इसे हटा, बाकी सब काम का है, भी पढ़ाना है मुझे। तो माय डियर यहां पर आपकी प्रॉफिट की बात करता हूं, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस। तो माय डियर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस होता है लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस होता है प्रॉफिट। अब ये कैसे प्रॉफिट और लॉस होता है मैं जरा बता देता हूं। आप लोगों ने 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा था, 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा था, इधर इनकम हुआ करती थी, इधर क्या होता था, पूरा ही बता देता हूं। आप इधर डालते थे क्या, बाय सेल, बाय क्लोजिंग स्टॉक, इधर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और फिर क्या निकालते थे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालते थे। ये ग्रॉस प्रॉफिट शिफ्ट किया जाता था यहां पर, और उसके बाद आप क्या निकालते थे, नेट प्रॉफिट निकालते थे। ये माय डियर नेट प्रॉफिट कैसे आता था, दोनों साइड का आप टोटल करते थे, अगर ये साइड ज्यादा है तो इस वाली साइड को इसमें से माइनस करके क्या निकालते थे, नेट प्रॉफिट निकाला करते थे। मतलब ये प्रॉफिट जो आया वो क्रेडिट साइड ज्यादा थी इसकी वजह से आया। किसकी वजह से आया, क्रेडिट साइड ज्यादा थी इसकी वजह से प्रॉफिट आया। तो इस प्रॉफिट को कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस।
बात समझ में आती है? तो इसलिए क्या हो गया, प्रॉफिट है, तो मैंने क्या, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस क्या हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए इधर इनडायरेक्ट इनकम जो, सॉरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं ये ज्यादा थे, जीपी कम था, मतलब ये साइड ज्यादा है ये कम है, तो बैलेंस इधर निकलेगा। इसको हम लॉस के नाम से जानते थे, नेट लॉस के नाम से। ये लॉस कैसे आया माय डियर, ये लॉस आया क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा थी, तो ये लॉस कहलाता है, ये बैलेंस कहलाता है डेबिट बैलेंस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस। तो क्या हो गया, लॉस। तो लॉस हमेशा माइनस होता है, तो इसी के लिए कहा गया प्रॉफिट एंड लॉस, या इसे सरप्लस भी बोलते हैं एनपीओ के केस में। तो इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव कब होगी, जब वो डेबिट बैलेंस होगा, पॉजिटिव कब होगी, जब वो क्रेडिट बैलेंस होगा। आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए बता सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, आपको बताएंगे नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है, कह देंगे प्रॉफिट एंड लॉस है डेबिट बैलेंस या प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस। तो ध्यान रखिएगा, क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट होता है और पॉजिटिव बैलेंस जो होता है, सॉरी डेबिट बैलेंस जो होता है वो लॉस होता है। ठीक है जी, तो ये बात भी क्लियर होगी। बाकी जितने भी रिजर्व है सारे यहां पे आ जाते हैं, सबका टोटल लगाएंगे और ये रिजर्व एंड सरप्लस का हेड हो गया। अब हमारे सामने आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज में बाइफर्केशन। आपको 11th क्लास में सिर्फ एक बात बताई गई थी कि जो लाइबिलिटी 12 महीने के अंदर अंदर सेटल कर दी जाए, जो लाइबिलिटी 12 महीने के अंदर अंदर पे कर दी जाए, उस लाइबिलिटी को हम बोलते हैं करंट लाइबिलिटी, और जो उससे बाद में जाती है उसको बोलते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन माय डियर, ये होते हैं कुल मिला के 4 पॉइंट, कुल मिला के 4 पॉइंट। रूल ये है, डेफिनेशन कोई नॉन करंट लाइबिलिटी की नहीं बताई, सिर्फ करंट लाइबिलिटी की बताई है। तो बस एक बात कही गई है नॉन करंट लाइबिलिटी के लिए कि जो करंट लाइबिलिटी नहीं है वही सारी आपकी क्या हो गई, नॉन करंट लाइबिलिटी। तो उस केस में क्या हो जाता है कि आपको करंट लाइबिलिटी को पहले एडमायर करना होगा। अगर आपको करंट लाइबिलिटी पता चल जाए तो नॉन करंट लाइबिलिटी अपने आप पता चल जाएगी। तो उसी स्थिति में आपको ये 4 पॉइंट बताए गए हैं। पहला पॉइंट क्या गया, एक्सपेक्टेड टू सेटल विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। अब ये क्या चीज है, ये क्या चीज है आई बताऊंगा इसके बारे में। इस पॉइंट को 2 मिनट रोक देते हैं, बस इतना समझें कि अगर आप किसी लाइबिलिटी का नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर पेमेंट कर रहे हो, अगर किसी भी लाइबिलिटी का आप नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर पेमेंट कर रहे हो, तो वो करंट लाइबिलिटी मानी गई है कि कोई भी एक कंडीशन चारों में से पूरी हो गई तो काम खत्म। दूसरा पॉइंट तो आपने बहुत बार पढ़ा, एक्सपेक्टेड टू सेटल विद इन 12 मंथ्स ऑफ बैलेंस शीट डेट, मतलब वही 12 महीने के अंदर अंदर अगर सेटल हो रही है तो करंट लाइबिलिटी है, 12 महीने से ऊपर तो नॉन करंट लाइबिलिटी है। चलिए जी, तीसरा हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, ऐसी लाइबिलिटी जो व्यापार से जुड़ी हुई हो। अगर कोई लाइबिलिटी व्यापार से जुड़ी हुई है तो उसको हम क्या कहेंगे, करंट लाइबिलिटी। अब हेल्ड फॉर ट्रेडिंग लाइबिलिटी कौन कौन सी होती है माय डियर, क्रेडिटर्स। मैंने उधार माल खरीदा, मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो बिजनेस करने वाले बंदे का मेन ऑब्जेक्टिव होता है मैं बैंक से लोन ले लिया, कहीं बिल्डिंग बनवा रहा हूं, कहीं कुछ कर रहा हूं, ये मेरा बिजनेस थोड़ी ना है। मेरा बिजनेस है माल खरीदो और माल बेचो। अब भाई साहब, मैं जब माल खरीदता हूं तो वो माल की स्थिति होती है कि मैं उधार भी खरीदता हूं, नगद भी खरीदता हूं, और जब मैं माल को बेचता हूं, गुड्स को जब मैं सेल करता हूं, तो नगद भी बेच सकता हूं और उधार भी बेच सकता हूं। ऑब्वियसली दोनों की स्थिति में होता है, लेकिन क्रेडिट ज्यादा होता है। तो उस तरीके से मैंने कहा कि मैंने माल खरीदा, वो भी उधार खरीदा, तो क्या उसको देने नहीं है, देने तो है। कितने दिन रुक जाएगा वो, कितने दिन, थोड़े समय के लिए रुक जाएगा। हालांकि मैं थोड़े समय से कोई लेना देना नहीं है, अगर वो व्यापार के लिए है तो करंट लायबिलिटी है। ऑब्वियसली क्रेडिटर्स तो व्यापार के लिए ही है, उसी से तो व्यापार कर रहे हो। वो माल खरीदा, उसमें थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ करा और उसके बाद आपने प्रॉफिट जोड़ के बेच दिया। यही तो करते हो आप लोग। आपने कोई कच्चा माल खरीदा, कच्चे माल को तोड़ मरोड़ करके एक नई शेप दे दी और उसे बेच दिया। बात समझ में आती है? तो उसी के बारे में कह रहे हैं हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। तीसरी बात, डज नॉट हैव राइट टू डेफर पेमेंट बियॉन्ड 12 मंथ्स। लिखना रह गया बियॉन्ड 12 मंथ्स, 12 महीने से आगे डेफर करने का राइट नहीं है। मतलब कि चल ठीक है 2 साल बाद ले लिए, चल ठीक है 15 महीने बाद ले लिए, मतलब 12 महीने से आगे पेमेंट को टालने का उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको 12 महीने के अंदर अंदर करनी पड़ेगी। तो वो भी हमारा वही केस आ गया। ये दोनों इतने एग्जाम में नहीं आते, जो मेन पॉइंट है वो ये दोनों है। तो पहले वाला, दूसरा वाला तो आपको क्लियर है। पहले वाला मैं आपको बताया तो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, वैसे मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, लेकिन फिर भी पहले आपको समझा दूं, ऐसे क्लियर नहीं होगा आपको, ऐसे रटते रह जाओगे, परेशान रहोगे। पहले समझें जरा। जब मैं मान लीजिए बिजनेस करता हूं तो मेरे पास, मुझे किस चीज की जरूरत है, कैश की जरूरत है, मुझे कैश की रिक्वायरमेंट है। अब उस कैश से मैं क्या करता हूं,
मैं रॉ मटेरियल खरीदता हूं। अब भाई साहब मैं तो व्यापारी आदमी हूं, अगर पहली बार माल खरीद रहा हूं रॉ मटेरियल, तो मैं वहां से खरीदूंगा जहां मुझे सस्ता मिलेगा, इधर उधर से खरीदूंगा नहीं। मैं जब जहां सस्ता मिलेगा, तो मान लीजिए मुझे 1 महीना लग गया ये ढूंढने में कि मुझे कहां से माल मिलेगा। या फिर एग्जाम्पल के तौर पे आप ये समझो कि मैं बहुत दूर से माल मंगा रहा हूं, सस्ता माल मुझे बहुत दूर मिला, या फिर जिस चीज का मैं व्यापार कर रहा था वो बहुत दूर था। मान लीजिए मैं रहने वाला हूं मेरठ का, मान के लीजिए मैं रह ही रहा हूं मेरठ का मैं रहने वाला हूं, और मैंने कन्याकुमारी से मान लीजिए माल मंगाया। कन्याकुमारी कहाँ है? सभी ने मैप पढ़ा है, ज्योग्राफी सभी ने पढ़ी होगी बचपन में। तो जो ज्योग्राफी में सबसे नीचे होता है ना, जहां श्रीलंका वाला वो जो आपका वो जो पुल है, तो वो जो लास्ट वाली है वो कन्याकुमारी है। तो मान लीजिए मैंने कन्याकुमारी से माल मंगाया, तो भाई साहब वो ट्रक में आता है। अब ट्रक जो होते हैं, बड़े बड़े ट्रक जो होते हैं, वो रात रात में चलते हैं, दिन में नो एंट्री होती है, तो रात रात में चलते हैं। तो वहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगाते हैं? मान लीजिए 1 महीना, ज्यादा लगाए 2-3 महीने लगाए थे, पर मान लीजिए 1 महीना लग गया मेरे पास माल आने में। जब मेरे पास माल आएगा तभी तो व्यापार शुरू करूंगा। अब माय डियर, उस माल को मैंने क्या किया, उस माल से मैंने फिनिश्ड गुड्स बनाई। फिनिश्ड गुड्स मतलब माय डियर मेरे पास माल था, मैंने मान लीजिए चेयर बनानी है, चेयर बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? लकड़ी चाहिए। तो मैं लकड़ी लेकर आया, तो लकड़ी तो होगी रॉ मटेरियल, और फिर उस लकड़ी को मैंने मशीनों में डाल के तोड़ मरोड़ करके क्या कर दिया, मैंने चेयर बना डाला। तो अभी चेयर क्या हो गई? फिनिश्ड गुड्स, अब बिकने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब जब फिनिश्ड गुड्स बिकने के लिए तैयार हैं, मान लीजिए मैंने इसमें बनाने में लगा दिए 8 महीने, हो सकता है मैंने 8 महीने लगा दिए बनाने में। एक सब समझाना चाहता हूं तो 12 महीने से ऊपर निकाले कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, 8 महीने लगा दिए। अब माल तो मेरा बन के रेडी हो गया। अब ये माल बनने से क्या फायदा, बिकना भी तो चाहिए। तो माय डियर मुझे इसे बेचने में तकरीबन कितने लग गए? 4 महीने लग गए इसे बेचने में, और बिका भी सुसरा उधार बिका। तो क्या खड़े हो गए? डेटर खड़े हो गए, और डेटर ने भी क्या कहा कि भाई साहब 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा, पैसे ही नहीं मेरे पास, अब मेरी मजबूरी है बेचना। तो मैंने क्या किया, मैंने चल भाई दे दिए, तो उसने 2 महीने बाद मुझे पैसा दिया। कहने का मतलब मेरे पास स्टार्टिंग में पैसा था, वो पैसा घूम फिर के मेरे पास वापस पैसे में ही कब कन्वर्ट हुआ है, इसी को बोलते हैं नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। मतलब कितना हो गया? 8 4 12 13 14 15 महीने लग गए। 15 महीने लग गए, तो 15 महीने क्या हो गया? मेरे बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल हो गई। तो इस स्थिति में अगर मैं किसी लायबिलिटी का पेमेंट 14 महीने में कर रहा हूं, 12 महीने तो बाद में ही कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं 14 महीने में कर रहा हूं, तो क्या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर कर रहा हूं? नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल कर रहा हूं ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर। तो इस स्थिति में ये लायबिलिटी जो 14 महीने के अंदर भी पूरी की जा रही है, वो करंट लायबिलिटी मानी जाएगी। अब जरा इसको पढ़ लो, ये क्या है? अब थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है, मैंने स्टार बना के रखा है, और इसको पूरा नाम दे दो आप, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल मींस एवरेज होल्डिंग पीरियड ऑफ रॉ मटेरियल। माय डियर मेरे पास रॉ मटेरियल कितने समय तक रहा, फिर उसके बाद कहा कि एवरेज प्रोडक्शन पीरियड। माय डियर प्रोडक्शन पीरियड मतलब वो जो मैंने माल बनाया है, तो कितने समय तक मेरे पास माल रहा? 8 महीने के पास। एवरेज होल्डिंग पीरियड ऑफ फिनिश गुड्स, भाई साहब माल तो मैंने बना लिया, लेकिन कितने समय तक मैंने होल्ड किया, कितने समय तक मेरे पास रहा? तो हमारा एवरेज होल्डिंग पीरियड ऑफ फिनिश गुड्स आ गया। और एवरेज कलेक्शन पीरियड मतलब मैंने माल तो बेच दिया, लेकिन डेटर्स से मैंने कितने दिन बाद कलेक्ट किया है। तो वही जो मैंने आपको देसी भाषा में समझाया, उसी को यहां पे इन्होंने फॉर्मूले के तौर पे लिख डाला। तो ये हमारा सब हो जाता है। तो अगर मैं इसी का एग्जांपल ले लूं, तो ये आपका 1 महीना बैठता है, ये आपका 8 महीना बैठता है, ये 4 महीना बैठेगा, और ये आपका 2 महीने बैठता है। तो आपके ऑपरेटिंग साइकिल मेरे एग्जांपल के हिसाब से 15 महीने आती है। ठीक है जी। एक बात और इसके साथ कही गई है, क्या? व्हेन ऑपरेटिंग साइकिल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड कंसिडर 12 महीने। अगर ऑपरेटिंग साइकिल निकालना पॉसिबल ना हो या आपको इसी इंफॉर्मेशन ना दे रखी हो, तो आप क्या मान लेंगे? आप 12 महीने मान के अपना क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है जी। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर इन चारों में से एक भी चीज पूरी हो गई, एक भी कंडीशन पूरी होगी, तो वो क्या कहलाती है? करंट लायबिलिटी। और इसके अलावा जितनी भी लायबिलिटीज हैं वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी? नॉन करंट लायबिलिटी। अब मैं आता हूं कहां पे? करंट एसेट विच मींस सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द कंडीशन। इस करंट एसेट और नॉन करंट एसेट में वही कंडीशन है। करंट एसेट्स में क्या होता है कि
सॉरी नॉन करंट एसेट में एक बात कही गई है कि जो एसेट्स करंट एसेट नहीं है वो सारी की सारी क्या है, नॉन करंट एसेट है। तो कुल मिला के अगर करंट एसेट के बारे में पढ़ लो तो नॉन करंट एसेट अपने आप आपके सामने आ जाता है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखो करंट एसेट के लिए भी वही कंडीशन है जो मैंने यहां पे देखा था कि चारों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी होगी, करंट एसेट मान ली जाएगी। तो पहली क्या है, एक्सपेक्टेड टू रियलाइज विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। रियलाइज का मतलब होता है सेल, रियलाइज का मतलब होता है सेल, मतलब मैंने उस एसेट को नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर क्या कर डाला, सेल कर डाला। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल यही है जो मैंने बताया अभी 2 मिनट पहले, ये रहा उसका फॉर्मूला। तो कुल मिला के अगर आप नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर उसे सेल आउट कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगी, हमारी करंट एसेट हो जाएगी। ठीक है जी। दूसरी बात, अगर आप उसे 12 महीने के अंदर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 12 महीने के अंदर अंदर सेल कर रहे हो तो भी आपकी क्या है, वो करंट एसेट है। तीसरा पॉइंट कहता है हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। माय डियर, मेरे पास मशीन है, क्या वो व्यापार के लिए है? व्यापार का मतलब होता है खरीदना और बेचना, मैं उसका व्यापार नहीं कर रहा हूं। लेकिन स्टॉक आपने पढ़ा होगा फाइनल अकाउंट्स में 11th क्लास में, तो स्टॉक क्या होता है, स्टॉक के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि वो आपका एसेट में आता था। जब तक मेरा माल बिक नहीं जाता तब तक तो वो स्टॉक है, चाहे वो रॉ मटेरियल का हो, चाहे WIP का हो, चाहे फिनिश्ड गुड्स का हो। रॉ मटेरियल क्या, जो कच्चा माल मैं खरीद के लेकर आया, जब तक मैं उसे बनाने के लिए नहीं कहीं डालूंगा मशीन के ऊपर तब तक तो मेरे पास रखा ही रहेगा वो। भाई साहब अगर आग लग गया कुछ भी हो तो मेरा तो नुकसान ही है, मेरी एसेट है, पैसा गया उसके अंदर। समझ में आई बात? और जो मेरा WIP मतलब जो मेरा माल अभी बन रहा है, मान लीजिए मैंने चेयर बनानी है तो लकड़ी से चेयर बनाने के लिए मैं अगर लकड़ी कहूं तो लकड़ी रॉ मटेरियल हो गया, चेयर जो तैयार होगी वो मेरा क्या हो गया, फिनिश्ड गुड्स हो गया, बिकने के लिए बिल्कुल रेडी है। लेकिन चेयर क्या, मान लो सब कुछ जोड़ दिया, टांगे नहीं जुड़ी उसकी, तो वो क्या हो गई आपकी, वो WIP हो गई। क्या मेरा स्टॉक नहीं है? वो स्टॉक तो वो भी है भाई साहब, पैसा गया उसके अंदर। तो इस तरीके से स्टॉक जो होता है आपकी एसेट होती है। लेकिन स्टॉक चाहे कितने भी दिन बाद कन्वर्ट हो, हालांकि जल्दी कन्वर्ट होता है, 2-3 महीने में कन्वर्ट हो जाता है वो, जितना लेट होगा उतना बिजनेस कम डेवलप कर रहा है, नुकसान है उस बिजनेस के अंदर। जितनी जल्दी जल्दी ऑपरेटिंग साइकिल जितना छोटा होता है ना उतना फायदा होता है, उतनी जल्दी वो लोग साल में व्यापार कर पाएंगे। मान लो मैंने 15 महीने बोला तो कंपनी का नुकसान है ये अगर 2 महीने होता तो कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा है। 2 महीने का मतलब समझते हो, साल में 6 बार व्यापार कर सकता है वो, अपने पैसे को साल में 6 बार घुमा सकता है वो। बात समझ में आती है? लेकिन 15 महीने मतलब 1.5 साल में कर रहा है लगभग वो जाके, तो इसका मतलब तो नुकसान है, आप नुकसान कर रहे हो। तो इसका मतलब देखो, खैर इसके बारे में डिटेल में क्या बात करें, सीए में पढ़ोगे आप लोग एनालिसिस के बारे में। और फिलहाल मैंने क्या कहा, जो ट्रेडिंग के लिए है एसेट वो आपकी करंट एसेट है, बाकी सारी की नॉन करंट एसेट है। और चौथा तो आपको पता ही है, कैश या कैश इक्विवेलेंट, मतलब कैश के जैसी ही कोई चीज, मतलब क्या, बैंक। भाई साहब बैंक भी तो आज की डेट में कैश ही है, ATM, फोन पे और आपके गूगल पे, पेटीएम वगैरह आजकल चल रहे हैं, बहुत ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं। आपको पैसा चाहिए इंस्टेंट, एक स्कैन करो QR कोड और बस आपको मिल जाता है। तो वो भी आपका एक तरीके से कैश और कैश इक्विवेलेंट की जगह पर ही आता है। तो माय डियर, नोट्स टू अकाउंट्स ये रहे। नोट्स टू अकाउंट्स में और कुछ खासा है नहीं, डिटेल मैंने आपको बता दिया। बुक सर्वोपरि है, जो पढ़ाया है यहां से पढ़े, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको अपनी बुक उठानी है, बुक की जो भी थ्योरी दे रखी है उसे थॉरोली पढ़ डालें। 100% अब आपको समझ में आएगी आपकी सारी की सारी थ्योरी। अगर समझ में नहीं आती है या कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उसे मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मेरा कॉलिंग नंबर भी है वो। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताएं जरूर इस बारे में, क्योंकि भैया 7 नंबर का आपका चैप्टर है, रिस्क मत लेना। पहली वीडियो अपलोड हो चुकी है, दूसरी अपलोड मैं आज कर दूंगा, या आज नहीं तो सुबह तक हो ही जाएगी। और उसके बाद तीसरी वीडियो तो ऑलरेडी बनी चुकी है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, वो भी अपलोड तुरंत ही हो जाएगी। 7 नंबर पूरे हो गए, केवल 2 वीडियोज रह गई, सॉरी 2 चैप्टर रह गए, कैश फ्लो स्टेटमेंट और रेशियो एनालिसिस। इन्हें भी फटाफट निपटाऊंगा और रिवीजन के लिए तैयार रहें भैया, मेरे साथ चलते रहें और वीडियोस को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहे, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और बताएं अगर वीडियो पसंद आया हो। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।